जिला अध्यक्ष महोदय, सीएपीएफ अल्मोड़ा जिला डिप्टी कमांडेंट श्री ताराचंद शर्मा जी, रिटायर्ड आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जो कि हमारे केदार मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष चौखुटिया ब्लॉक, कोषाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और हमारे जितने भी यहाँ सम्मानित सभी रैंकों के सदस्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सबका मैं चौखुटिया ब्लॉक की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हमारी यह अर्धवार्षिक मीटिंग काफ़ी देरी से हो रही है। जैसा मैं पहले आपको बता चुका था, हम मीटिंग करते हैं अपनी समस्याओं को यहाँ पे बताने के लिए, जिसका यहाँ पे समाधान हो सकता है उसका समाधान करने के लिए, जिसका नहीं हो सकता उसको हम लोग आगे भेजते हैं ताकि वहाँ उस पर विचार किया जा सके। तो हम जो हैं, मैं आपको ये बता दूं कि हम जो बैठे हैं सभी लोग यहाँ पर, हम कोई पावर में नहीं हैं, हम कोई मंत्रालय में नहीं है, हम कोई एमएलए एमपी नहीं है, हम किसी संस्थान के अध्यक्ष नहीं हैं। ये संगठन एक हमारा है, हमारी कोई सरकारी पावर नहीं है, न कोई प्राइवेट पावर है। लेकिन पावर किसकी होती है? लोकतंत्र के अंदर संगठन की, जनतंत्र की। लोग जब संगठित होते हैं तो उनकी ताकत होती है। जब हम 5 अंगुलियां अपनी मिला देते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, बॉक्सिंग बन जाता है। जब हम एक अंगुली से प्रहार करेंगे तो अंगुली टूटने का डर होगा। अगर हम पूरी अंगुलियों को मिला करके इसको बॉक्सिंग बना करके अगर हम प्रहार करेंगे तो सटीक प्रहार होगा और उसका ये फायदा होगा कि सामने वाला जो दुश्मन है वो धराशायी हो जाएगा और हमारी जान बची रहेगी। और यहाँ हमने ऐसा प्रहार नहीं करना है। यहाँ हमने एकत्रित होकर के अपने हकों के लिए लड़ाई लड़नी है, अपने कल्याण की लड़ाई लड़नी है, अपनी भलाई की लड़ाई लड़नी है। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो लोग बहुत अच्छा जीवन जी सकें। जो आज सेना को, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर जो लोग आते हैं, डिफेंस के अंदर जो आते हैं और जल सेना, थल सेना और नभ सेना के अंदर जो आते हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। कोई भी माँ तब तक दूध नहीं देती जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। इसलिए पेड़ तब तक नहीं लगेगा जब तक हम खड्डा खोद के उसको गाड़ेंगे नहीं। तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और हमें सिर्फ क्या है, एकत्रित होकर आवाज उठानी है और हमारे जो कमांडर होते हैं उनका हमें सहयोग करना है। क्योंकि कमांडर जो होता है वो अकेले नहीं कर सकता। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनके साथ 140 करोड़ की जनता खड़ी है। इसलिए आज वो पूरे विश्व में भारत का डंका बजा पाते हैं। और अभी कल इंडोनेशिया मिला करके उनको 34 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। तो ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और अब मैं विषय पर आता हूं। हमारी जो सबसे पहली मांग है वो जिला कल्याण बोर्ड का गठन है। आर्मी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड ऑफिस होता है। उसमें वो लोग अपने समस्याएं यहाँ से भेजते हैं। उनके आदमी हैं, हमारे चौखुटिया ब्लॉक वाइज उनके आदमी हैं, हर ब्लॉक में उनके लोग हैं। उनके लोग उनकी बातों को यहाँ से लिख करके या फोन द्वारा या जो भी उनके चैनल है उसके द्वारा वो लोग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सोल्जर ऑफिस में भेजते हैं, जहाँ पर कि सेना के द्वारा एक रिटायर्ड कर्नल बिठाया होता है और 2-4 बाबू लोग बिठाए होते हैं। और वो लोग उस चीज को उस संबंधित रेजिमेंट में, संबंधित हेडक्वार्टर में या उस रक्षा मंत्रालय को भेजते हैं। ऐसे यहाँ पर केस हैं जो लोग कुछ दिन नौकरी करके आए थे और उनको पैसा नहीं मिला था, तो यहाँ के लोगों ने मेहनत करके उन आर्मी वालों को पैसा दिलाया, उन लेडीजों को दिलाया, उन विधवाओं को दिलाया, उन वीर नारियों को दिलाया। सैकड़ों केस ऐसे हैं जिनको पैसा मिल चुका है। लेकिन हम लोग अपनी समस्या किसको कहें, हम किसके सामने रोएं? आपने सबने देख लिया, चाहे वो एसएसबी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल तो अभी अधर में लटकी हुई है, ना इधर में है ना उधर में है। कल मेरे पास 2 लोगों के फोन भी आए थे, बोला भाई हम तो ना इधर में है ना उधर में, हम आए या ना है। मैंने कहा आइए, आपका स्वागत है, चाय पकौड़ा खा के जाइए। और हमारे मासी के थे, एक ये भगवती साइड के थे। आप लोगों ने शायद गेवाड़ विकास समिति में उनका कमेंट देखा होगा, जो गेवाड़ विकास समिति के उससे जुड़े हुए व्हाट्सएप में ग्रुप से। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी किसी भी पैरामिलिट्री की मीटिंग में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आया था तो धामी जी आए थे उत्तराखंड के। और 3 दिसंबर 2025 को ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठगोदाम में आए थे।
और वहां पर जब उनके सामने समस्याएं रखी गई थी तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं आपके जिला कल्याण बोर्ड का गठन कर देता हूं, उसके लिए आपको पुलिस लाइन में ऑफिस दे देते हैं देहरादून में, वहां पर अधिकारियों को नियुक्त कर देते हैं और उसी के साथ ही हमारे जिलों में भी बोर्ड का गठन हो जाएगा। लेकिन 3 दिसंबर से लेकर के और आज ये 7 महीने से ऊपर हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार ऐसी कई घोषणाएं हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही है और मैं तो जगह जगह सुन रहा हूं। आज हमारे धामी जी को लोग घोषणावीर करके बोलने लग गए हैं, क्योंकि ये इसलिए बोला जा रहा है उन्हें, उनकी घोषणाओं पर अमल नहीं हो पा रहा। आप याद करिए, सोमनाथ में उन्होंने कई घोषणाएं की थी मेले में 2 साल पहले, हमारे अग्निदेव मंदिर में की थी, या कई जगहों पर जिनमें कोई छोटी मोटी घोषणा पूरी हुई होगी तो हुई होगी, नहीं तो बहुत सारी नहीं हुई। चलो, मुझे राजनीति में नहीं जाना है, हमारी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई, न उस पर किसी की कोई कार्रवाई नहीं। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। हमें यहाँ ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और नेशनल लेवल पर हमें इसके लिए बहुत तेजी से बहुत दबाव डालना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा सरकार पर, ताकि हमें ये मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा जो आज का हमारा विषय है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। हम जितने भी यहाँ पर आज बैठे हुए हैं सब पेंशन ले रहे हैं और हमें हर महीने कुछ न कुछ पैसा मिल रहा है, जो कि मिलता रहेगा। हम मर जाएंगे तो हमारे बीवी को मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा कि हम क्या खाएंगे, कुछ न कुछ हमें मिलेगा और इतना मिल रहा है कि वो हम लोगों के लिए बहुत है, चाहे हम किसी भी रंग के हैं। लेकिन तो हमारी पीढ़ियां आज वहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है, ओपी कर रही है, नाका कर रही है, नक्सलवाद में, माओवाद में और इंटरनल सिक्योरिटी में और इंडस्ट्रियल एरिया में, सब जगह जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका क्या होगा 2004 के बाद वालों का। तो हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है दिल्ली के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल, वो केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिल चुके हैं। अभी तक हमारा मंत्रिमंडल मात्र प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल पाया, बाकी राष्ट्रपति से लेकर सभी मंत्रियों और राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। तो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने ओल्ड पेंशन के लिए भी बहुत तेजी से लड़ना है। अगला है CLMS। CLMS जो है वो सेंट्रलाइज हो चुका है और पूरे देश भर में सेंट्रलाइज होकर मिल रहा है। कुछ समस्याएं हैं, जैसे हमको SSB सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही है। SSB ने पहले भी हमें रानीखेत में फ्रंटियर हेडक्वार्टर वालों ने सहयोग नहीं किया और इस समय भी वो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो SSB के लोग बैठे हुए हैं, इसको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं SSB को बुरा नहीं कह रहा, SSB बड़ी अच्छी फोर्स है और ये सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के नाम से जानी जाती थी जब तक ये पैरामिलिट्री में नहीं आती थी। हमारे गाँव में आकर के जब भारत चीन की लड़ाई हुई 62 में, उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को गांव-गांव में आकर के हथियारों की ट्रेनिंग दी, ताकि आने वाले समय में अगर युद्ध हो तो उस समय इनको हथियार दे करके ये लोग लड़ सकें। बाद में जब उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई तो उसको पैरामिलिट्री में यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर ला दिया और आज वो नेपाल और भूटान बॉर्डर की बहुत अच्छे से रक्षा कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी लोग आ जाते हैं जो हमारी समस्या को नहीं समझ पाते और शायद ऐसा ही रानीखेत फ्रंटियर द्वारा भी हो रहा है और वहां से हमको अभी तक नहीं मिल पा रहा, उनके लोगों को मिल रहा है। तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे अभी साहब ने बोला कि मैं बात करूंगा, तो ये भी संभव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा लंबे समय तक ऐसा कर पाएंगे। अब बात है CISF की। CISF का 21 अक्टूबर 2025 को केरला हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनके रिटायर्ड पर्सन को CLMS का फायदा दिया जाए, इनके दारू दिया जाए उनको। उस पर CISF के DG साहब ने भी आदेश कर दिया था कुछ दिन के बाद। और इस समय जिनको पता नहीं है उनको मैं ये बता दूं कि CISF को बहुत जल्दी मिलने वाली है और ITBP और अन्य जो फोर्स हैं उनके द्वारा उनके लिए डिमांड भी कर दी गई है लिक्वर की। लेकिन इस समय उनका क्या हो रहा है, CISF का जो हमारा जो ITBP हेडक्वार्टर, जो सभी सेंट्रलाइज जो मैकेनिज्म है हमारे CLMS का, वो ITBP के पास है। तो ITBP हेडक्वार्टर दिल्ली में जो सेंट्रल सर्वर है, जो केंद्रीय सर्वर है हमारा, उसमें उनका जो डाटा है उसको क्या है इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो जब इंटीग्रेशन का काम पूरा हो जाएगा दिल्ली में ITBP हेडक्वार्टर में, तो उसके बाद CISF के रिटायर्ड पर्सन को मिलने लगेगा। तो उसका कुछ ही समय आपको और इंतजार करने की जरूरत है। उसका बहुत तेजी से वहां पे काम चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारे ऐप हैं BSF के, CRPF के, CISF के, SSB के जो ऐप हैं, उस तरह उनका भी एक ऐप बन जाएगा। तो उस ऐप में वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद वो हमारे पैरामिलिट्री की किसी भी कैंटीन से अपनी दारू ले सकेंगे। मात्र फिलहाल रिटायर्ड पर्सन के लिए ये आदेश है।
और उसके लिए एक अभी ये भी हो रहा है कि उनके पास जो डाटा है 2015 के बाद जो रिटायर हुए हैं उसका सबका डाटा CISF हेडक्वार्टर में है। उससे पहले के जो रिटायर हैं वहां क्या होता है, जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसको स्टोरों में डाल दिया जाता है, उसको ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए सभी फ्रंटियरों से, सभी बटालियनों से, सभी सेक्टरों से CISF के उनके नवंबर 2015 से पहले के जो रिटायर हैं उनका डाटा इसमें मंगाया जा रहा है और वो डाटा उसमें इंटीग्रेशन किया जा रहा है, फीड किया जा रहा है मतलब। और जो नवंबर 15 के बाद अभी 26 तक के जो CISF के रिटायर लोग हैं वो उनके फोन नंबर कईयों के तो वही हैं जो थे उस समय रिटायरमेंट के, जो कुछ चेंज हो गए हैं। तो वो लोग जिनके नंबर चेंज हुए हैं उनके नंबर मांगे जा रहे हैं, वो नंबर अपने अपने बटालियनों को अपने नंबर दें ताकि आपका सही नंबर फीड हो सके। आपको जो दारू मिलेगी आपकी मोबाइल से मिलेगी, तो आपका नंबर वहाँ सही होना बहुत जरूरी है। तो ये CISF के लिए जानकारी थी। बहुत जल्दी आपका कार्य होने वाला है, चाहे उसमें 2-3 महीने के अंदर हो जाएगा, ऐसा विश्वास है, ऐसा बताया जा रहा है। और तो आपके ये कह रहे हैं कि उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है वो हम जो यहाँ बैठे हैं सभी को पता है, शहीद का दर्जा हमको नहीं मिलता। एक आदमी डिफेंस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जब हम लोग कश्मीर में माओवाद नक्सलवाद में या इंटरनल सिक्योरिटी में ऑपरेशन करते हैं तो उसमें डिफेंस का भी एक आदमी मरता है और एक हमारा पैरामिलिट्री का मरता है। डिफेंस वाले को शहीद का दर्जा मिल जाता है और हमारे पैरामिलिट्री वाले को नहीं मिलता। तो शहीद मतलब ये नहीं है कि उसको कागज में शहीद लिख दिया शहीद हो गया। शहीद के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। शहीद जब उसका दर्जा है, उसकी परिभाषा, उसके फायदे मिलते हैं, तो वो फायदे उनको मिलते हैं डिफेंस वालों को, हमको नहीं मिलते। हमारा जवान मृत है और उनका शहीद है। तो हमारी ये भी डिमांड है सरकार से कि हमको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, चाहे बॉर्डर पर हो, इंटरनल सिक्योरिटी में हो, माओवाद नक्सलवाद में हो या देवी आपदा में हो, कहीं पर भी हो। और अगला हमारा पॉइंट है, तो कई लोगों ने बोला भी है हमें कई बार कि हमारे यहाँ कैंटीन होनी चाहिए। जहाँ पे CAPF की कोई भी बटालियन नहीं है, जहाँ नजदीक में, वहां पर क्या होना चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए पक्की। जैसे हमारे यहाँ पे शालदे, चौखुटिया और सल्ट और ये चमोली, ये गैरसैंण ब्लॉक के अंदर कहीं भी कोई कैंटीन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कैंटीन होनी चाहिए पैरामिलिट्री की, जिसमें ग्रोसरी और ये दारू सारे सामान मिले और लोगों को सुविधा हो। चाहे चौखुटिया में खुले, मासी खुले, विक्यासैंण खुले, देहात खुले, उससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन खुलनी चाहिए। ये पॉइंट भी हमने उठा रखा है। और जब तक वो कैंटीन नहीं खुलती तब तक मोबाइल कैंटीन हमें दी जाए, चाहे वो CISF दे, चाहे वो ITBP दे। और यहाँ पे CISF और ITBP दो ही फोर्स हैं हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में, अन्य CRPF भी है यहाँ पे काठगोदाम में। तो जो भी फोर्स हमें दे सकती है या वो बारी बारी वो ऐसा करें, ये चीज हम आगे बता रहे हैं अपने बड़े कमांडरों को। तो अगर मोबाइल कैंटीन हमें महीने में हर ब्लॉक में एक दिन दिया जाए तो काफी कुछ समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगला जो मुख्य पॉइंट है हम लोगों के लिए, खासकर जवान और बुढ़े सभी के लिए है, वो है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। CGHS का कार्ड जिन्होंने बना रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया है वो बना लें। आज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आज आप एक टेस्ट भी कराते हैं तो आपका 12,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए से कम में टेस्ट नहीं होता, और आपको साल में कितने मिल रहे हैं, मात्र 12,000, 1,000 रुपए महीने का। अगर आप लालच के कारण वो कार्ड नहीं बना रहे हैं तो आपकी गलती है। कल अचानक कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, भगवान न करे किसी को ना हो, तो उस समय अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप लोग, आपकी जमा पूंजी सारी चली जाएगी, खेत भी बिक सकते हैं। तो अगर आपके पास कार्ड है, हमारा कार्ड सबसे बढ़िया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का अनलिमिटेड। अगर आपके इलाज पर लाखों, करोड़ों और अरबों ही लगते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। फोर्टिस, मैक्स, मेदांता मेडिसिटी, यशोदा मेडिसिटी, बाकी छोटे मोटे तो लाखों हॉस्पिटल हैं जो हमारे पैनल में आते हैं। अभी हमारा CGHS का 2 सेंटर हल्द्वानी और नैनीताल के लिए 2 साल पहले मंजूर हुआ था, जिसके लिए काफी दिन तक तो कार्रवाई नहीं हुई। जब प्रेशर डाला तो उसके बाद बिल्डिंग का मसला आया। अभी हमें बिल्डिंग मिली है, उसकी रामपुर रोड पर है हल्द्वानी में, उसका आप मेंटेनेंस चल रहा। मेंटेनेंस का मतलब डॉक्टर के कैबिन बनेंगे, दवाई के कैबिन बनेंगे, या अन्य जो भी काम होते हैं उस ढंग से उसको किया जा रहा है बिल्डिंग को।
उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। तो जब वो काम पूरा हो जाएगा तो उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है, तो वो सेंटर खुल जाएगा। तो यहाँ से हल्द्वानी में खुलने से जब तक हम लोग दिल्ली या अन्य शहरों में जाते हैं, हल्द्वानी में उस आदमी को फर्स्ट एड मिल जाएगा तो जान बच जाएगी, फिर वो आगे कहीं भी जाए। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए आप लोग कार्ड बना लें। दूसरा, CLMS का जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो और फोर्सों का तो मुझे पता नहीं कहाँ हो रहा है। BSF का वो अपने यूनिट से करा लें, अगर यूनिट से नहीं होता तो जो हमारा BIAT है, BIIAT एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर ये माउंटेनियरिंग का और ये राफ्टिंग वगैरह का देहरादून में डोईवाला में कोर्स कराए जाते हैं। तो वो वहाँ का नंबर मेरे पास भी मौजूद है, किसी को रजिस्ट्रेशन कराना हो तो वहाँ पे अपना फोन से बता सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और बाकी फोर्स वाले जो है वो अपने नजदीकी सेंटर से पता कर ले कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। जिनका पहले से हो रखा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन कुछ दिन में अनाउंस होने वाला है। आपको 3% ये मिलने के चांसेज है इस बार, जुलाई से दिसंबर तक के लिए 3% के। 8वां पे कमीशन अगले साल 27 में रिपोर्ट देगा और उसमें भी काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। और वो कई डाटा हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो एकदम हमें उन पर विश्वास न हो तो तब तक आप लोगों को बताने का फायदा नहीं। लेकिन उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है और 2027 में उसका कई लोग पूछते हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो ये 8वां पे कमीशन अभी बैठा हुआ है। उसके अलावा जो लोग 6ठे पे कमीशन में नौकरी करते हैं, 6ठे पे कमीशन में जो लोग 1 जनवरी 96 से लेकर के 96 पर नौकरी पर थे, तो उस समय हम लोगों को उसके फाइनेंशियल बेनिफिट जो थे वो अक्टूबर 97 से मिले थे। तो उसके लिए भी कोर्ट केस हुआ था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट में फिर हमारी केंद्र सरकार चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, बोला नहीं आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए अन्य फोर्सों का मुझे पता नहीं, BSF ने अपने सभी बटालियनों से, सेक्टरों से, फ्रंटियरों से मंगाया था डाटा कि इस पर कितना खर्चा आएगा। जो उस समय नौकरी पर थे, जिनको लागू है, उनको देने में कितना खर्चा लगेगा, ये हमें 30 मई तक बताएंगे। तो हो सकता है 30 मई तक को बता दिया होगा उन्होंने FAQ को। उसका ये भी कहा था कि उनकी पे को फिक्स करके 30 जून तक हमको ये भी बताएं सबकी कि हमने सबकी पे फिक्स कर दी, ताकि कल को जैसे ही गृह मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से आर्डर आता है कि वो उस पीरियड का उनको दे दिया जाए, तो वो आपको दे दिया जाएगा उस समय। तो उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी है हमारी, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार का कोई आदेश नहीं मिला है। तो ये बातें बतानी बहुत जरूरी थी। और लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि आप सभी लोग जो आए हैं, आपका तो कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। लेकिन जो नहीं आए हैं उन तक आप लोगों के नजदीक उनको खबर पहुंचाएं कि यहाँ आना है, यहाँ किसी को लड्डू नहीं मिलना है, जेब से ही साल में एक बार पैसा जाना है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि हम आज जो पौधा लगा रहे हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लगा रहे हैं जो इसमें नौकरी पर हैं। वो हमारे इस पौधे के फल को वो लोग खाएंगे। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे आंदोलन से लागू हो जाती है, वो बेचारों को भी फायदा मिलेगा। और ये CGH, CLMS और ये अपना शहीद वगैरह, यानी कि जितनी हमारी समस्याएं कैंटीन वगैरह ये हल होती हैं, तो उन बेचारों को फायदा मिलेगा, फल मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं कि जब भी ये मीटिंग होती है आप लोग आए, एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के नंबर लें, आपस में कनेक्टेड रहें, बातचीत करें और ताकि हमारा कोऑपरेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।